नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दशकों पहले दुनिया को एकदम हैरान कर दिया था और आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, चीन की टेराकोटा सेना। बिल्कुल। ये सिर्फ मिट्टी की बनी हजारों मूर्तियों का ढेर नहीं है, ये तो एक कहानी है। हाँ, एक कहानी है पहले सम्राट की असीम महत्वाकांक्षा की, प्राचीन चीन के अद्भुत अविश्वसनीय शिल्प कौशल की और उन रहस्यों की जो आज भी जमीन के नीचे कहीं दबे हुए हैं। सही। और हमारी आज की ये बातचीत टेराकोटा सेना अमर सम्राट के संरक्षक नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि हम इस हैरत अंगेज खोज के सबसे जरूरी और चौंकाने वाले पहलुओं को समझें। बिल्कुल, कैसे ही अचानक मिली, क्यों बनाई गई थी और क्या राज हैं जो अभी भी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब ये सब शुरू हुआ। सोचिए जरा, साल था 1974। चीन का शांसी प्रांत। कुछ किसान रोज की तरह अपनी जरूरत के लिए पानी का कुआं खोद रहे थे। हाँ, और उसी वक्त बिल्कुल एक आम दिन की तरह खुदाई करते हुए उन्हें मिट्टी के कुछ अजीब से टुकड़े मिले। ये वो रोज के बर्तनों जैसे नहीं थे, ये बड़े थे, मजबूत थे। अच्छा। और फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे, ये तो किसी इंसान के साइज की मूर्तियों के हिस्से हैं। उन किसानों को तो मुझे लगता है उस वक्त अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनके फावड़े ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे हैरत अंगेज पुरातात्विक खोजों में से एक का दरवाजा खोल दिया है। ये जो सच में किसी फिल्म जैसा लगता है, अनजाने में ही इतिहास का एक पूरा चैप्टर खोल देना। और ये खोज हमें सीधे ले जाती है इतिहास के एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं थोड़े विवादास्पद शासक तक, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये खोज हमें सीधे पहुंचाती है एकीकृत चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग तक। उनका शासनकाल था 259 से 210 ईसा पूर्व। किन शी हुआंग। हाँ, वो सम्राट जिन्होंने चीन को जोड़ा, बहुत से स्टैंडर्ड नियम लागू किए, ग्रेट वॉल का काम शुरू करवाया। लेकिन हाँ, वो अपनी कठोरता और सेंट्रलाइज्ड पावर के लिए भी जाने जाते थे। उन किसानों ने तो अनजाने में ही सम्राट के विशाल लगभग मिथक बन चुके भूमिगत मकबरे के परिसर का एक छोटा सा कोना खोज निकाला था। किन शी हुआंग। ये नाम सुनते ही शक्ति, महत्वाकांक्षा और शायद थोड़ा डर भी महसूस होता है। तो फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां खुदाई शुरू की तो उन खेतों के नीचे असल में मिला क्या? किसानों को तो बस कुछ टुकड़े ही मिले थे ना। अरे, उन खेतों के नीचे जो मिला वो तो कल्पना से भी परे था। एक पूरी की पूरी सेना। सेना? मिट्टी की। हाँ, 8000 से भी ज्यादा मिट्टी के बने सैनिक अपनी पूरी वॉर फॉर्मेशन में तैनात, और साथ में वो घोड़े जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, रथ, और यहाँ तक कि असली कांसे के हथियार भी। असली हथियार हजारों साल बाद भी? हाँ, और काफी अच्छी हालत में थे। ये कोई सिंबॉलिक सेना नहीं थी, ये एक असली मिलिट्री यूनिट की मिट्टी की कॉपी थी। बिल्कुल 8000 सैनिक, ये नंबर ही अपने आप में होश उड़ाने वाला है। लेकिन जैसा कि लेख में भी जिक्र है, इन मूर्तियों की सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि इनकी बनावट में भी कुछ बहुत खास बात है। हाथ से भी बढ़कर कहिए। पहली बात तो ये कि हर मूर्ति लगभग लाइफ साइज है। औसत ऊंचाई करीब 5 फुट 8 इंच से 6 फुट 2 इंचेस तक। ये कोई छोटी छोटी मूर्तियां नहीं है। अच्छा। लेकिन जो बात इसे सच में माइंड ब्लोइंग बनाती है वो ये है कि आज तक हजारों मूर्तियां मिल चुकी हैं, पर किसी भी दो सैनिकों का चेहरा हूबहू एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं, हजारों चेहरे और सब अलग। ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? क्या इसका मतलब ये है कि हर मूर्ति किसी असली सैनिक को देखकर बनाई गई थी, या ये बस कारीगरों की कलाकारी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर एक्सपर्ट्स आज भी बहस करते हैं। हर सैनिक के चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हैं, उनकी मूंछों का स्टाइल, बाल बांधने का तरीका, यहाँ तक कि उनके कान की बनावट तक अलग है। कमाल है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद ये सम्राट की सेना के अलग अलग असली सैनिकों के चेहरे रहे होंगे, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये कुशल कारीगरों ने स्टैंडर्ड पार्ट्स जैसे धाड़, हाथ, पैर को जोड़कर फिर चेहरे और बाकी डिटेल्स में वेरिएशन लाकर बनाया होगा। खैर, वजह चाहे जो भी हो, ये उस समय की प्रोडक्शन सिस्टम और आर्टिस्टिक स्किल का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। ये सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं लगते, ये वाकई अलग अलग इंसान लगते हैं। जरा सोचिए इस बात को, हजारों अनोखे चेहरे, और वो भी 2200 साल पहले बनाए गए। ये तो कंस्ट्रक्शन के स्केल और डिटेल के लिहाज से यकीन करना मुश्किल है। लेकिन फिर वही बेसिक सवाल दिमाग में आता है, आखिर इतनी बड़ी, इतनी डिटेल्ड और इतनी मेहनत से ये सेना बनाई ही क्यों गई?
एक सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे मरने के बाद मिट्टी के सैनिकों की क्या जरूरत पड़ सकती है भला? इस सवाल का जवाब मिलता है सम्राट किन शी हुआंग के पर्सनल जुनून में, उनकी सोच में। वो अमरता के विचार से ऑब्सेस्ड थे। अमरता मतलब हमेशा जिंदा रहना? हाँ, उनका मानना था कि मौत को हराया जा सकता है। उन्होंने अपने राज में दूर दूर तक विद्वानों, वैद्यों और नाविकों की टीमें भेजी, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई जीवन का अमृत खोज लाएगा जिससे वो हमेशा जिंदा रह सकें। अच्छा, तो ये सब अमर होने की चाहत का नतीजा था। पर जब वो अमृत नहीं मिला तो क्या हुआ? हाँ, जब ये साफ हो गया कि फिजिकल इमॉर्टैलिटी तो शायद मुमकिन नहीं है, तो सम्राट ने प्लान बी बनाया। प्लान बी? हाँ, मतलब अगर वो इस दुनिया में हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, तो कम से कम दूसरी दुनिया में, परलोक में, उनकी सत्ता और सुरक्षा वैसी ही बनी रहे जैसी पृथ्वी पर थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मौत के बाद अपनी रक्षा के लिए मिट्टी के इन अमर सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार करवाई। ओह, तो ये सेना उनकी कब्र की हिफाजत के लिए थी? हाँ, उनकी कब्र की रक्षा करने के लिए और परलोक में उनके साम्राज्य को कायम रखने में मदद करने के लिए। ये एक तरह से उनकी शक्ति का मौत के बाद भी विस्तार था। ये सोच ही अपने आप में कितनी भव्य और शायद थोड़ी डरावनी भी है। अमरता ना मिली तो मौत के बाद भी अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक तरह का अंडरग्राउंड शहर था। हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। पूरा मकबरा परिसर लगभग 38 वर्ग मील यानी करीब 98 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है। 98 वर्ग किलोमीटर? हाँ, ये वाकई एक पूरा अंडरग्राउंड एम्पायर है। इसमें 8000 से ज्यादा सैनिकों के अलावा 130 रथ हैं और हर रथ के साथ 4 घोड़े जुड़े हैं, मतलब 520 रथों के घोड़े। और इसके अलावा 150 घुड़सवार सेना के घोड़े अलग से हैं। सैनिकों और घोड़ों के अलावा और क्या क्या था इस अंडरग्राउंड दुनिया में? सेना के अलावा मिट्टी के बने ऑफिसर्स मिले हैं जो शायद सेना को लीड कर रहे थे। फिर शाही दरबार के सदस्य, यहाँ तक कि मनोरंजन करने वाले कलाबाज और संगीतकार भी मिले हैं। संगीतकार भी? हाँ। ऐसा लगता है मानो सम्राट ने अपनी पूरी रॉयल लाइफ की एक कॉपी ही अपनी कब्र के साथ बनवा ली हो, ताकि परलोक में भी उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। हाँ। इसीलिए इसे कभी-कभी सिंबॉलिक तौर पर 10,000 अमरों का शहर भी कहते हैं। 10,000 अमरों का शहर, ये नाम ही उस स्केल और एम्बिशन को बताता है। लेकिन इतनी बड़ी खोज हो गई, हजारों सैनिक मिल गए, पूरा कॉम्प्लेक्स पता चल गया, क्या अब भी कोई बड़ा राज बाकी है या सब कुछ सामने आ चुका है? नहीं, सब कुछ सामने नहीं आया है। और शायद सबसे बड़ा, सबसे लुभावना रहस्य तो अभी भी जमीन के नीचे ही दबा हुआ है। वो क्या? सम्राट किन शी हुआंग का मुख्य मकबरा, यानी वो सेंट्रल टीला जिसके नीचे माना जाता है कि उनका शरीर रखा है, उसे आज तक खोला नहीं गया है। खोला नहीं गया? इतने दशकों की खोज के बाद भी? पर क्यों, क्या वजह है? इसकी कई वजह हैं, टेक्निकल भी और हिस्टोरिकल भी। सबसे दिलचस्प बात जुड़ी है पुराने चीनी टेक्स्ट से, खासकर इतिहासकार सीमा कियान के लेखन से। वो सम्राट की मौत के लगभग 100 साल बाद लिख रहे थे। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सम्राट के मकबरे के अंदर चीन की बड़ी नदियों यांगजी और पीली नदी का मॉडल बहती हुई पारे यानी मरकरी की नदियों से बनाया गया है। पारे की नदियां? हाँ, और छत पर रात के आसमान का नक्शा जड़ा है जिसमें मोतियों और कीमती रत्नों से तारे और नक्षत्र बने हैं। और साथ ही कोई अंदर घुस न सके इसके लिए खतरनाक ऑटोमेटिक तीर कमान वाले ट्रैप्स भी लगाए गए हैं। बहती हुई पारे की नदियां, ऑटोमेटिक ट्रैप्स, ये तो किसी फैंटेसी कहानी जैसा लग रहा है। क्या इन बातों में कोई सच्चाई हो सकती है या ये सिर्फ कहानियां हैं? यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। काफी समय तक इसे सिर्फ कल्पना ही माना जाता था, लेकिन हाल के दशकों में मॉडर्न साइंटिफिक तकनीकों से बिना मकबरे को खोले उसके ऊपर की मिट्टी का एनालिसिस किया गया है। अच्छा, और क्या मिला? और उन एनालिसिस में मकबरे के टीले के आसपास की मिट्टी में पारे यानी मरकरी का लेवल असामान्य रूप से बहुत ज्यादा पाया गया है। मतलब उस इलाके की नॉर्मल मिट्टी से कहीं ज्यादा। सच में? हाँ। तो मतलब पुराने ग्रंथों में लिखी बात का एक तरह से वैज्ञानिक सबूत मिल रहा है। हाँ, ये नतीजे उन पुरानी बातों को सपोर्ट करते हैं और रहस्य को और गहरा देते हैं। ये इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि मकबरे के अंदर का नजारा शायद वैसा ही हो जैसा लिखा गया है, लेकिन ये इस बात को भी पक्का करता है कि अंदर का माहौल बेहद खतरनाक हो सकता है। तो फिर इसे सावधानी से खोला क्यों नहीं जाता, अगर अंदर इतनी ऐतिहासिक खजाने हो सकते हैं तो? देखिए, मुख्य चिंता है संरक्षण की।
वैज्ञानिक और पुरातत्वविद बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि हजारों साल से एक सीलबंद माहौल में मौजूद मकबरे को खोलने पर अंदर की बेशकीमती चीजें जैसे रेशम, लकड़ी या लाख जैसी नाजुक चीजें वो बाहर की हवा, नमी और बैक्टीरिया के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से खराब हो सकती हैं, नष्ट हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उन्हें कुछ ही पलों या घंटों में खत्म कर सकती है। ऐसा पहले कुछ टेराकोटा सैनिकों के रंगों के साथ हुआ भी है, जो खुदाई के तुरंत बाद गायब हो गए थे। और हाँ, पारे की इतनी ज्यादा मात्रा अंदर जाने वाले वर्कर्स के लिए जानलेवा हो सकती है। ये तो है। इसलिए जब तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जो अंदर की चीजों को बिना नुकसान पहुंचाए उनका अध्ययन और संरक्षण कर सके, तब तक इसे बंद रखना ही ज्यादा जिम्मेदाराना माना जा रहा है। ये तो एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ जानने की इतनी उत्सुकता है और दूसरी तरफ इतनी कीमती विरासत को खोने का डर। चलिए अब इस पूरी खोज के उन पहलुओं पर एक बार फिर से सोचते हैं जो इसे इतना ज्यादा हैरत अंगेज बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली और साफ बात तो इसका विशाल साइज और अविश्वसनीय डिटेलिंग है। 8000 से ज्यादा लाइफ साइज सैनिक, हर एक का चेहरा अलग, हर एक की यूनिफॉर्म, कवच, हथियार, हेयर स्टाइल, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया है। ये सोचना ही मुश्किल है कि आज से 2200 इयर्स पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन या तकनीक के ये सब कैसे किया गया होगा। हाँ, ये सिर्फ आर्ट का ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का भी कमाल है। जरा सोचिए, इतने बड़ी स्केल पर कंस्ट्रक्शन के लिए किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ी होगी। सही बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ कारीगरों का काम नहीं था। अंदाजा है कि इस प्रोजेक्ट में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने कई दशकों तक काम किया होगा। 7 लाख लोग? हाँ, इसमें सिर्फ मूर्तिकार और कुम्हारी नहीं थे, बल्कि खदानों से मिट्टी लाने वाले, भट्टियों को चलाने वाले, हथियार बनाने वाले लोहार, पेंटर, मैनेजर और उन सब का पेट भरने के लिए खाने का इंतजाम करने वाले लोग भी शामिल थे। हर मूर्ति को अलग अलग हिस्सों में बनाया गया, सिर, हाथ, पैर, धड़, फिर उन्हें जोड़ा गया, पकाया गया और आखिर में उन्हें ब्राइट रंगों से रंगा गया था, जिनके निशान आज भी कुछ मूर्तियों पर दिखते हैं। मतलब ये पूरे साम्राज्य की शक्ति और संसाधनों का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। बिल्कुल, अभूतपूर्व प्रदर्शन। और फिर वो अनसुलझा रहस्य है, सम्राट का बंद मकबरा। उसके अंदर क्या हो सकता है? क्या सीमा कियान ने जो लिखा वो सच है? क्या पारे की नदियां वाकई बह रही हैं? क्या वहां ट्रैप्स हैं? क्या प्राचीन चीन का कोई खोया हुआ ज्ञान, नक्शे या दस्तावेज अंदर बंद हैं? ये अनिश्चितता ही इसे और ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। हाँ, ये बात तो है। और आखिर में इसमें गहरा फिलॉसॉफिकल विरोधाभास भी है ना? सम्राट किनशी हुआंग ने हमेशा की जिंदगी मतलब अमरता की तलाश की। वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन इस कोशिश में उन्होंने अनजाने में ही मिट्टी की एक ऐसी अमर सेना बना दी जो आज भी खड़ी है और शायद आने वाली सदियों तक खड़ी रहेगी। उन्होंने खुद अमरता नहीं पाई, पर एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। बिल्कुल, ये मानवीय महत्वाकांक्षा, सत्ता की इच्छा और हाँ, मौत के डर का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तो अगर हम इसे समेटे तो टेराकोटा सेना सिर्फ प्राचीन मूर्तियों का एक कलेक्शन भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले सम्राट की अमरता की जुनूनी खोज का नतीजा है। उनके विशाल साम्राज्य की संगठनात्मक और तकनीकी ताकत का सबूत है। प्राचीन चीनी कारीगरों की अद्भुत कला का प्रतीक है और इंसान की महत्वाकांक्षा और नश्वरता जैसे सवालों पर सोचने को मजबूर करने वाला एक स्मारक है। ये वाकई मिट्टी में जमा हुआ अमरों का एक शहर है जो अनंत काल के लिए अपने सम्राट की सेवा और सुरक्षा में तैनात है। चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर संक्षेप में याद कर लेता है, ताकि हमारे सुनने वालों के लिए आसान रहे। जरूर। तो सबसे पहले हमने बात की इसकी अचानक हुई खोज की, जो 1974 में कुआं खोदते किसानों ने की और दुनिया के सामने एक विशाल अंडरग्राउंड सेना आ गई। फिर हमने समझा कि ये सेना क्यों बनी। एकीकृत चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की अमर होने की तीव्र इच्छा के कारण। जब जीवन का अमृत नहीं मिला तो उन्होंने परलोक में अपनी सुरक्षा और सत्ता के लिए इस सेना का निर्माण करवाया। बिल्कुल। इसके बाद हमने इसके विशाल स्केल और डिटेल्स पर ध्यान दिया। 8000 से ज्यादा लाइफ साइज सैनिक, हर एक का चेहरा अलग, साथ में घोड़े, रथ और मिट्टी का बना पूरा शाही दरबार जो लगभग 38 वर्ग मील में फैला है। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि विविधता और भव्यता का प्रतीक है। और आखिर में हमने उस सबसे बड़े रहस्य की बात की, सम्राट का मुख्य मकबरा जो आज तक खोला नहीं गया है।
इसके साथ जुड़ी हैं पारे की नदियों और रत्नों से जड़े आसमान की कहानियां, जिनकी पुष्टि कुछ हद तक वैज्ञानिक सर्वे से भी होती है और जिसे खोलने में संरक्षण से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं। हाँ, और ये सारे एलिमेंट्स मिलकर टेराकोटा सेना को सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, बल्कि इतिहास, कला, रहस्य और मानवीय महत्वाकांक्षा की एक जीती जागती कहानी बनाते हैं। बिल्कुल, और ये हमें भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। सोचिए, मान लीजिए भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो सम्राट किन्शी हुआंग के मकबरे को बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से खोलने और उसके अंदर की चीजों को बचाने की गारंटी देती है। तो क्या हमें उसे खोलना चाहिए? क्या हजारों साल से छिपे रहस्यों को जान लेना उस जादू, उस रोमांच को खत्म कर देगा जो इस अनिश्चितता और कल्पना में बसा है? या फिर ज्ञान हासिल करना ज्यादा जरूरी है और ये पूरी खोज, ये सेना, ये मकबरा हमें अपनी विरासत को समझने, मौत की सच्चाई को स्वीकारने और अमर होने की सदियों पुरानी मानवीय इच्छा के बारे में क्या सिखाती है? एक ऐसा सवाल जो इतिहास, नैतिकता और भविष्य की तकनीक के बीच कहीं खड़ा है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।